नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बेटे कल का जो क्लास थी उस क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो टॉपिक थे आपके परावर्तन के अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियम, जिसमें हमने ये सब सीखा था कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और कौन सा दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जिसमें आपको यह बताया गया था कि उत्तल दर्पण जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसमें आपको उदाहरण भी दिए गए थे। और उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जिसमें आपको 4 नियम समझाए थे। पहला नियम यह था कि जब अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से होकर जाती है। ये नियम नंबर आपका 1 था। दूसरे नियम में हमने ये सीखा कि अगर प्रकाशीय कोई किरण जो है फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो फोकस बिंदु से होने कर जाने के बाद वो प्रकाशीय किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम नंबर 2 था। नियम नंबर 3 में ये सीखा कि जब प्रकाशीय कोई किरण मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने पर वो अपने प्रारंभिक मार्ग पर ही वापस लौट जाते हैं, यानी कि जो उसका प्रारंभिक मार्ग होता है उसी मार्ग से ये वापस लौट जाते हैं। नियम नंबर 3 था। नियम नंबर 4 है कि जब प्रकाशीय कोई किरण किसी ध्रुव पर टकराती है या ध्रुव पर टकराती है तो टकराने के बाद जो है परावर्तन के नियम का पालन करती है। और परावर्तन का नियम क्या था कि आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये आपका परावर्तन के नियम जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसका वो पालन करती है। अब क्वेश्चन हमारा अब यहाँ के करने के बाद अब अगले टॉपिक पर आते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो टेबल दे रखी है, जो टेबल होती है किताबों में कि फोकस बिंदु पर अगर प्रतिबिंब है तो वस्तु रखी हुई है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण पर है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अगर मुख्य ध्रुव पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका हमें टेबल बनानी होती है। जो टेबल हमें ये बताती है जिसमें से हमें 1 या 2 क्वेश्चन का एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। 2-3 नंबर 1-2 नंबर का तो मिल जाता है। कभी कभी अति लघु में दे देते हैं, कभी कभी आपका MCQs में बहुविकल्प में दे देते हैं। तब ठीक है, टेबल बनाने से पहले समझना टेबल कैसे बनती है। ये हो गया U यानी कि वस्तु की स्थिति। ये हो गया V प्रतिबिंब की स्थिति कि अगर वस्तु कहां पर है तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। और ये हो गया आपका प्रकृति, जिसे आप नेचर बोलते हैं। ठीक है, ये टेबल समझते हैं टेबल कैसे बनती है। अब समझना, इस क्लास में हम केवल और केवल इस टेबल बनाने पर ही डिस्कस करेंगे कि टेबल कैसे बनाएं, क्योंकि इसको समझने में हमें समय लगता है। सबसे पहले अपना अवतल दर्पण ड्रॉ करा। अब अवतल दर्पण की पहचान अंदर की तरफ को मुड़ा होता है, गोले दर्पण का भाग होता है और इसके पीछे पॉलिश हुई रहती है। ये हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर शीर्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है सर, ये R हो गया वक्रता त्रिज्या। और इसके पीछे वस्तु रखी हुई है अनंत पर A B। यहां से कोई प्रकाशीय किरण चलती है मुख्य के समांतर, चलने के बाद जैसे वो पहुंचती दर्पण पर तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु कहलाता है आपका फोकस बिंदु F। अब इस चित्र के आधार पर ही हम जो है इसको टेबल को ड्रॉ करेंगे। अब समझना कैसे। वस्तु कहां पर रखी है, यहां पर रखी हुई है। ये होगी वस्तु की दूरी। आपने कहा कि सर वस्तु जो है अनंत पर है। ठीक है, वस्तु अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस बिंदु पर। ठीक है, F पर। पहला पॉइंट तो डायग्राम से क्लियर हो गया। ठीक है, और प्रकृति आपको पता लेफ्ट हैंड साइड में तो कैसी बनेगी, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सब क्लियर हो गया। अब टॉपिक को समझना ध्यान से, इसके आगे की बात। ये मार्कर है, ये आपका, ठीक है, जिससे हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम पर। इसको तो लेना है वस्तु, और पेन को लेना है आप प्रतिबिंब। ये बिंब हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब। अब जब वस्तु अनंत पर थी, जब वस्तु आपका अनंत पर था, तो प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस बिंदु पर। अब जैसे जैसे वस्तु चलेगी, जितनी दूरी वस्तु चलेगी उतनी दूरी पर आपको क्या करना है? प्रतिबिंब को चलाना है। जितना हाथ आप वस्तु का चलाओगे उतनी डिस्टेंस आपको हाथ की प्रतिबिंब की चलानी है। वस्तु ये मार्कर है, पेन आपका प्रतिबिंब है, इस वस्तु का प्रतिबिंब पेन हो गया। अब समझना किस तरह। अगर वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां पर बना? फोकस बिंदु पर। ठीक है सर, तो लिख दे वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? फोकस बिंदु पर। अब आप वस्तु आ गई वक्रता केंद्र के पीछे, सी के पीछे, तो प्रतिबिंब कहां पर आ गया? सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो यही बात है। पहला वस्तु अनंत पर है, फोकस बिंदु पर बन गया, तो आपने लिख दिया यू अनंत पर है, वी एफ पर है। ठीक है सर, दोनों चीजें हो गई। अब वस्तु कहां पर आ गई? वक्रता केंद्र के पीछे। अब यहां पर क्या, जितना दूरी आपने वस्तु की चली उतनी डिस्टेंस आपको कितनी चलनी पड़ेगी? प्रतिबिंब की चलनी पड़ेगी। अब जब वस्तु नजदीक आ रही है तो प्रतिबिंब तो नजदीक आ गया। ठीक है, अब जैसे आपने आपने कहा कि वस्तु जब प्रतिबिंब के पीछे, सॉरी, वक्रता केंद्र के पीछे है, तो एफ भी कहां पर, पेन कहां पर आ गया? प्रतिबिंब कहां पर आ गया? सी और एफ के बीच में। तो आपको लिखना पड़ा, ठीक है सर, यू कहां पर है? सी के पीछे। जब यू, पेन ये मार्कर, वस्तु, पेन आपका प्रतिबिंब। जब u अनंत पर था, प्रतिबिंब कहां पर बना? f पर बना, फोकस बिंदु पर बना। अब u कहां पर आ गया? c के पीछे आ गया। f का पेन कहां पर आ गया? c और f के बीच में आ गया। यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? c और f के बीच में बन रहा है, c व f के बीच में। प्रकृति अभी भी वास्तविक, रटना तो है ही नहीं, तो अभी समझना है। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछ ले, जाकर टेबल बनाओ, सीधा आंसर दो। ठीक है सर, ये हो गया। अब पहले कहां पर था वस्तु? ब्लैक पेन कहां पर? वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर। अब वस्तु कहां पर आ गई? सी के पीछे आ गई। और ये पेन कहां पर आ गया? जब वस्तु सी के पीछे आ गई तो सी एफ के बीच में आ गया। ठीक है, दोनों चीज होगी कि वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, सी के पीछे, सी एफ के बीच में। ठीक है, अब वस्तु कहां पर आ गई? वक्रता केंद्र पर आ गई, तो पेन भी कहां पर आ गया? वक्रता केंद्र पर आ गया। दैट्स मीन क्या हुआ कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां पर आ गया? वक्रता केंद्र पर आ गया। प्रतिबिंब कैसा भी वास्तविक। तो समझेंगे दोबारा से, अनंत पर है, फोकस बिंदु पर, सी के पीछे, सी एफ के बीच में। ठीक है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही पेन आ गया, वक्रता पेन केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन गया। तो दोनों चीज आ गई, सी पर आ गई तो सी पर ही प्रतिबिंब आ गया। ठीक है, अब पहले कौन चलेगा? वस्तु चलेगी। अब वस्तु सी एफ के बीच में आ गई। जब वस्तु सी एफ के बीच में आ गई सी से, तो ये प्रतिबिंब कहां पर हो गया? सी के पीछे। तो वही आपने लिख दिया कि यू सी व एफ के बीच में। ठीक है, और ये कहां पर पहुंचा? जब आपने कहा कि दोनों सी पर थे, तो वस्तु कहां पर पहुंच गई? सी एफ के बीच में पहुंच गई। तो सी कहां पर पहुंच गया? पेन का प्रतिबिंब कहां पर बना? सी के पीछे। तो आपने लिख दिया सी के पीछे। प्रतिबिंब भी कहां पर आ गया? वास्तविक। ठीक है, क्योंकि अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में ही है प्रकृति। यानी क्या हुआ? सी पर थी, सी एफ के बीच में वस्तु पहुंची, तो सी के पीछे आ गया। अब वस्तु कहां पर पहुंच गई? फोकस पर पहुंच गई। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ठीक है, अब वस्तु कहां पर है? एफ पर है, प्रतिबिंब कहां पर बना? अनंत पर बना। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा, तो वस्तु कहां पर है? फोकस बिंदु पर है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक नेचर कैसी होगी? वास्तविक हो गई। ठीक है सर, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है सर, अब वस्तु F और P के बीच में है। वस्तु जो है, ब्लैक मार्कर जो है, F और P के बीच में, यानी कि धुर, फोकस बिंदु और धुर के बीच में आ गई। अब दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के ठीक पीछे बनेगा। तो ये लिख दिया हमने, वस्तु F व P के बीच में, प्रतिबिंब दर्पण के, या आप ये भी कह सकते हैं,
दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे है तो आभासी, सीधी सी बात है। मिरर दर्पण में ही तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है, आपका जो प्रतिबिंब बनता है शीशे में, आप दर्पण के पीछे तो बनता है, आभासी बनता है। तो ठीक है, इस तरीके से जो है हमारी टेबल तैयार होती है। अब इसमें वो तुमसे कुछ भी पूछे कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बता देंगे सी पर बनेगा। अगर वस्तु सी एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी के पीछे बनेगा। अगर वस्तु फोकस बिंदु पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु एफ और पी के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तो इस तरह से आपकी टेबल तैयार होती है। तो समझेंगे आपकी दोबारा से मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और समझते चलना कि चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती हैं। ब्लैक पेन को नाम दिया हमने वस्तु का, और पेन आपका हो गया प्रतिबिंब का। तो ठीक है, वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर, तो आपने लिख दिया यू अनंत पर और वी एफ पर। ठीक है, अब जैसे पेन आगे जैसे मार्कर ब्लैक पेन आगे बढ़ता है, वस्तु आगे की तरफ को बढ़ती है, तो ऐसी जितनी दूरी आपने ब्लैक पेन चलाए उतनी पेन आपको पेन की चलानी पड़ेगी। यानी कि अगर ये अनंत पर है, एफ पर है, आपने जितना हाथ ये वाला चला उतना हाथ आपको ये वाला चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको ये होकर समझने का तरीका कि चीज़ें कहाँ पर बने, इस समय टेबल गलती नहीं होगी, एग्जाम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वस्तु अनंत पर है, फोकस बिंदु पर बना। अब जैसे वस्तु आगे चली, सी के पीछे आ गई, तो एफ बी क्या हो गया, सी एफ के बीच में आ गया। तो वही आपको लिख दिया, यू कहाँ पर है, सी के पीछे है, वी कहाँ पर है, सी एफ के बीच में आ गया। ठीक है, अब यू कहाँ पर आ गया, वस्तु कहाँ पर आ गई, वक्रता केंद्र सी पर आ गई, तो प्रतिबिंब कहाँ पर आ गया, वक्रता केंद्र पर आ गया। तो दोनों सी पर आ गया, ये वक्रता केंद्र पर आ गया। ठीक है सर, अब इसके बाद कौन आगे चलेगा, पहले वस्तु आगे चलेगी। अब जैसे ही वस्तु आगे चली, वस्तु अभी दोनों वस्तु भी वक्रता केंद्र भी, वस्तु भी प्रतिबिंब भी कहाँ पर है, दोनों वक्रता केंद्र पर है। अब जैसी वस्तु आगे चलती है सी एफ के बीच में, ऐसी पीछे कौन चला, प्रतिबिंब चला, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, सी के पीछे बन गया, सी एफ के बीच में। ठीक है सर, दोनों सी पर थे, सी एफ के बीच में ये पहुंचा, या कहाँ पहुंच गया, सी के पीछे पहुंच गया। तो सी एफ के बीच में, सी के पीछे, तो जो लिख दिया। अब वस्तु कहाँ पर पहुंची, फोकस बिंदु पर पहुंची। ठीक है, एफ पर पहुंच गई वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर बना, जहाँ पर पहले था, तो एफ पर पहुंची तो अनंत पर बन गया। अब वस्तु कहाँ पर आ गई, एफ और पी के बीच में आ गई, तो ये दर्पण के पीछे आ गया। तो इस तरीके से आपकी टेबल क्लियर हो गई कि अनंत पर है, एफ पर, सी के पीछे, सी एफ के बीच में, दोनों वक्रता केंद्र हो गया। अब सी एफ के बीच में तो सी के पीछे, और वस्तु फोकस बिंदु पर तो वी अनंत पर, और दर्पण एफ और पी के बीच में, दर्पण के पीछे। आपको ये याद नहीं करके जानी है एग्जाम में। अगर आप इसको याद करके जाओगे एग्जाम में तो ये आप इसको भूल जाओगे, इसलिए आपको बनानी आनी चाहिए टेबल की। टेबल को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, टेबल बनाते हैं किससे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है, वस्तु अनंत पर है तो एफ बिंदु पर हो गया, सी के पीछे आ गई वस्तु, एफ और सी और एफ के बीच में आ गई प्रतिबिंब, सी पर पहुंच गया वस्तु, तो प्रतिबिंब में कहाँ पर पहुंच, वक्रता केंद्र पर पहुंच गया। तो दोनों तीनों चीजें क्लियर होगी। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब वी पर हो गया, सी के पीछे, सी एफ के बीच में, सी पर, सी पर। तो ठीक है, पहले पॉइंट में अनंत, फिर वी कहाँ पर है, एफ पर, प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है, सी के पीछे आ गए तो सी एफ के बीच में आ गया, सी पर पहुंचे तो सी पर पहुंच गया। अब सी एफ के बीच में आया तो सी के पीछे हो गया। ठीक है, अब फोकस बिंदु पर पहुंचे तो ये अनंत पर पहुंच गया। अब एफ और पी के बीच में पहुंचे, दर्पण के पीछे आ गया। चीजें ऐसे काम करती हैं। और अगर आपको फिर भी समझना है तो आप केवल एक पॉइंट याद रख लो, अनंत पर, फोकस बिंदु पर, सी के पीछे, सी एफ के बीच में। अब इसका, अब ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया। इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दो, बस। कैसे समझना कि ये 2 पॉइंट तो आपका ठीक है, 3 पॉइंट आप क्लियर हो गए कि अनंत पर थी वस्तु तो फोकस बिंदु पर बना। ठीक है, सी के पीछे तो सी एफ के बीच में। ठीक है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ये 3 पॉइंट आपके याद हो गए। अब इन 3 पॉइंट के बाद ये वाला पार्ट इधर रख दो, ये वाला पार्ट इधर कर दो, एफ इधर कर दो, अनंत इसको इधर कर दो, एफ और पी के बीच में, दर्पण के पीछे। रखना किसी भी तरीके से नहीं, चीज़ों को समझते हुए चलना, यही हमारा मेन टॉपिक है आज का कि हमें टेबल बनानी सीखनी, बट टेबल बनते किस तरीके से। एक बार फिर समझेंगे, लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि वस्तु, मान लो हाथ आपको वस्तु कह दिया और ये आपका प्रतिबिंब हो गया ब्लैक पेन, कि वस्तु अनंत पर रखी हुई है, फोकस बिंदु पर बन गया। तो पहला पॉइंट क्लियर, वस्तु अनंत पर, फोकस बिंदु पर। ठीक है सर, अब आप वस्तु आ गई सी के पीछे और प्रतिबिंब बना सी एफ के बीच में, सी के पीछे, सी एफ के बीच में। ठीक है सर, अब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर आ गया, हाथ भी और आपका पेन भी, तो सी पर और सी पर। ठीक है, अब वस्तु आगे चलेगी पहले, तो ठीक है, पहले वस्तु आगे चली, सी एफ के बीच में आ गई, तो वही आपने लिख दिया सी एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ पर आ गया, सी के पीछे आ गया। तो जितना दूरी आप एक वस्तु की चलाओगे उतनी दूरी प्रतिबिंब की भी चलेगी, क्योंकि वस्तु के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है। ठीक है, अनंत पर है, फोकस बिंदु पर, पहला पॉइंट क्लियर। सी के पीछे है तो सी एफ के बीच में हो गए। ठीक है, वक्रता केंद्र सी पर है तो वक्रता केंद्र पर ही पहुंच गए। ठीक है सर, तीनों चीजें हो गई। अब सी एफ के बीच में है तो सी के पीछे आ गई प्रतिबिंब। ठीक है सर, सी के पीछे आ गई। अब वस्तु कहाँ पर, फोकस बिंदु पर पहुंच गई, तो प्रतिबिंब कहाँ पर पहुंच गया, अनंत पर पहुंच गया। अब
F और P के बीच में पहुंचा तो दर्पण के पीछे पहुंच गई। बस वास्तविक 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 आभासी, ऐसी चीजें क्लियर करनी है, ऐसी टेबल बनानी है। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ये कह दे, कोई पूछ ले कि बताइए CF के बीच में बना है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, C के पीछे, या आपसे वो ये भी कह दे कि अगर प्रतिबिंब C के पीछे है तो ये बताओ कि वस्तु की स्थिति क्या है, सर CF के बीच में है। एग्जाम में जाते टेबल बना दिया आपने तुरंत, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे बहुविकल्प में दे दे चाहे अतिलघु में दे दे। अवतल दर्पण आभासी, सॉरी अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा आपका, इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टा बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बना तो आभासी प्रतिबिंब। तो चीजें बेटे ऐसे बनती है ये टेबल, तो ध्यान रखना ये अवतल दर्पण के थ्रू आपने जो टेबल बनाई है वो टेबल हो जिसमें आपसे एक या क्वेश्चन को आपसे पूछेगा। तो यहाँ तक मैं आप समझता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि दर्पण क्या है, अवतल दर्पण के बारे में एक टॉपिक भी आ जाएगा, और जो भी आपके टॉपिक हैं वो भी आप क्लियर हो गए। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जिसको कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। और अगर हम इसकी फॉर्मूले के अनुसार परिभाषा बनाएं तो कैसे बनेगी, पहले समझते हैं रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन जो है एक अनुपात है, अनुपात रेशो, किस किस का अनुपात, प्रतिबिंब के आकार तथा बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m = h2/h1, जहां पर h2 का मतलब हो गया प्रतिबिंब का आकार, यानी कि हाइट भी कह सकते हैं आप इसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कह सकते हैं आप इसको। h1 बिंब का आकार, बिंब का आकार। तो जो आवर्धन है वो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब के आकार के अनुपात के बराबर होता है। तो अब परिभाषा देखो, अगर हमें परिभाषा बनानी है तो परिभाषा में जो भी फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी चिन्ह है, हर उसका नाम लेना पड़ता है। m मतलब रेखीय आवर्धन, ये चिन्ह किसका है, बराबर का है। h2 मतलब प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 कितना मतलब बिंब का आकार या बिंब की ऊंचाई। ये किसका चिन्ह है, जो अनुपात का, रेशो का अनुपात का, सीधी सी बात अनुपात का चिन्ह है। तो अब आप इसको कैसे कहो, परिभाषा कैसे बनाओगे, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात, ये वाला चिन्ह किसका है, अनुपात का, तो के अनुपात बराबर है तो के बराबर होता है। यानी कि अगर परिभाषा बनानी है तो रेखीय आवर्धन जो है प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु का आकार के अनुपात के बराबर होता है। अब ये तो हो गया फॉर्मूले के आधार पर आपका रेखीय आवर्धन। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। प्रैक्टिकली अगर कहें तो वस्तु की हाइट की तुलना में, वस्तु के आकार की तुलना, वस्तु की ऊंचाई की तुलना में कोई भी दर्पण जो है प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना रहा है उसे रेखीय आवर्धन कहा जाता है। कि प्रतिबिंब के आकार की तुलना में, सॉरी वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितने गुना बड़ा बन रहा है वो आपका कहलाता है, कितने गुना बड़ा बन रहा है, कम बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कितना आवर्धन। देखो आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाई का, तो इसका मतलब बड़ा ही बनेगा। तो वस्तु के आकार की तुलना में, बिंब की ऊंचाई की तुलना में, वस्तु की ऊंचाई की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना, क्या कितने गुना बड़ा बन रहा है, उसे आवर्धन कहा जाता है। इसलिए m = h2/h1। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m = -v/u। और आप जानते हैं कि सर v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है सर।
तो इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू h/h1 भी m इक्वल टू माइनस के v/u भी है। आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, तो m h/h1 m इक्वल टू माइनस के v/, है तो इसका प्रूफ करके भी दिखाते, सिद्ध करके दिखाते। तो m का मतलब क्या है, रेखीय आवर्धन, लंबाई, रेखीय मतलब लंबाई के रूप में, ना कि उसकी ऊंचाई या वो आयत लंबाई गुणा चौड़ाई, आप एरिया की बात नहीं करें कि वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितने गुना बड़ा बन रहा है, वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। लंबाई के रूप में कितना गुना बड़ा बन रहा है वो आपका रेखीय आवर्धन कहलाता है। अगर कहीं पर यह आ रहा है क्वेश्चन में कि इसका 2 गुना प्रतिबिंब बनता है, इसका 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, समझ जाना कि न्यूमेरिकल्स में m दे रखा है, रेखीय आवर्धन कह रखा है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, आधा प्रतिबिंब बनता है, 1/4 प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या हो गया, m दे रखा है वो। तो m का मतलब है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, बस मैं आगे बेटे कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार का अनुपात। अब देखो ये एक अनुपात है और एक ही राशि का अनुपात है ऊंचाई का, तो इसीलिए ये विमाहीन राशि, सॉरी मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक हमेशा 2 अलग अलग भौतिक राशियों का होता है, अनुपात का नहीं होता। तो एक ही राशि का है, ठीक है। अगर मान लो आपसे हाइट की बात करें तो हाइट का तो अनुपात हो गया, तो इसलिए अगर ये एक ही राशि का अनुपात है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए पर रेखीय आवर्धन कोई भी मात्रक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो m की वैल्यू h/h1 भी है, m की वैल्यू माइनस के v/u भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि h/h1 इक्वल टू है माइनस के v/u। क्यों, क्योंकि जब m का मान ये भी है और m का मान ये भी है, तो इसका मतलब हो गया जब m इसके बराबर भी है और m इसके बराबर भी है, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर भी हो गया। अब न्यूमेरिकल्स में, आंकिक प्रश्न में ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में आपसे क्या पूछ रहा है, वो किस रूप में पूछ रहा है। अगर न्यूमेरिकल में इस रूप में पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल में ये वाला पूछा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें दे रखी हैं, आपसे ये पूछा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस आधार पर हम ये बता देते हैं कि हमें न्यूमेरिकल देकर कि कौन सी कॉन्सेप्ट जो है या कौन सा रिलेशन जो है, कौन सा संबंध जो है हमें यूज करना है न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम, वही मेन चीज हमारा होता है। तो देखो अभी मैंने आपसे 3-4 चीजें कही थी कि प्रतिबिंब की स्थिति पता करनी हो तो मतलब वी पता करना है, आकृति पता, सॉरी उसको बोलते हैं आपकी प्रकृति। अगर प्रकृति पता करनी हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो आभासी हो गया, वास्तविक होगा, 2 चीजें होगी। तीसरा पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आकार की बात करें, आकार का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात कर रहा है, तो यानी कि h2 फाइंड करना होता है, तो अब h2 हमारा इस तरीके से फाइंड होता है। चौथा था रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन m हो गया। अब बेटे बात ध्यान रखना, अगर आपसे न्यूमेरिकल्स में v पूछ ले, ठीक है, और v के यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, अगर प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछ रहा है और प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ वो आपसे आवर्धन भी पूछ ले m, तो फिर प्रकृति, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल्स की कैसे पकड़ना कि न्यूमेरिकल में गलती ना हो। अगर आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जा रही है और प्रकृति भी पूछी जा रही है और साथ में आवर्धन भी पूछा जा रहा है, तो आपको जो है प्रकृति जो है फिर आवर्धन को देखकर बतानी होगी, वास्तविक या आभासी। ये ऐसे मत करना कि आपने v का आंसर तो नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आपने क्या कह दिया सर, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होगा, ये वास्तविक है, रियल है, लेकिन m का आंसर आ गया प्लस में। अगर m का आंसर प्लस में आ गया तो इस स्थिति में आप जो है रेखीय आवर्धन को देखकर बताएंगे कि वास्तविक लगाना है या आभासी लगाना है। अगर m का आंसर पॉजिटिव आ गया तो प्रकृति आपकी अब वास्तविक आभासी होगी, ना कि वास्तविक। बस इस बात का ध्यान रखना न्यूमेरिकल में। क्या समझाया कि अगर आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है और प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ जो है आपसे आवर्धन भी पूछ ले, तो तब आपको आवर्धन जो है ना, आवर्धन को देखते हुए आभासी है या वास्तविक है तब प्रकृति बतानी है, आवर्धन के चिन्ह को देखते हुए। ये नहीं कि आपने वास्तविक देखे, सर आपने कहा था v को देखकर बता दें, माइनस में आया तो वास्तविक, प्लस में आया तो आभासी। नहीं, मैंने आपसे ये बात 4 पॉइंट में ये बात भी करी। चौथा आवर्धन, चौथा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आवर्धन से पता चलेगा कि आपका जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। कभी कभी क्या हो, कभी का आंसर प्लस में आ गया लेकिन जो आवर्धन हुआ नीचे की तरफ का हुआ, राइट हैंड साइड में तो बन गया लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। अब मुख्य अक्ष के नीचे बनने का क्या मतलब हो गया, डाउनवर्ड है। अब उस स्थिति में आपका आंसर अगर निगेटिव आ गया तो वास्तविक, प्लस में आ गया तो आभासी।
तो बस ध्यान रखना v के बाद अगर v के साथ साथ m भी पूछा जा रहा है तो आवर्धन को देखते हुए m को देखते हुए हमें प्रकृति लिखनी होती है। तो ये हमारा चीजें होती हैं कि आवर्धन क्या हो गया सर, प्रतिबिंब के आकार मतलब बिंब के आकार के अनुपात के बराबर रेखा आवर्धन होता है, या प्रतिबिंब आकार तथा बिंब के आकार को के अनुपात को रेखा आवर्धन कहते हैं। और एक ही राशि का अनुपात है इसलिए बेटे इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है, चीजें ऐसे काम करती हैं। ठीक है, तो हमने आज टेबल सीखी, टेबल कैसे बनानी है कि कोई क्वेश्चन आ जाए गलत ना हो, कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो फोकस बिंदु पर बनेगा, जैसे जैसे चीज आगे तरफ को बढ़ाया सी के पीछे आ गया, सी एफ के बीच में आ गई। ठीक है, वक्रता केंद्र पर पहुंच गई तो वक्रता केंद्र में प्रतिबिंब बन रहा है, सी एफ के बीच में आया तो सी के पीछे हो गई। ठीक है, फोकस बिंदु पर पहुंचती है तो अनंत पर पहुंच गया, एफ और पी के बीच में आया तो दर्पण के पीछे आ गया। ऐसे टेबल आपकी बन गई। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे आ जाए तुम टेबल देखकर टेबल अपने आप ही बना दोगे, याद करके ही मत जाओ ना, क्या दिक्कत है आपको बनाने, टेबल सिखा दी आप चीज, टेबल को सीख के चलो। मैं आपको एक बार वो समझा देता हूँ। चलो, हाथ वस्तु हो गया, अब मार्कर ब्लैक पॉइंट हो गया, आपका क्या हो गया प्रतिबिंब हो गया, वस्तु अनंत पर लिख दिया, V फोकस बिंदु पर। ठीक है, C के पीछे आ गए, ये सी एफ के बीच में आ गया तो दूसरा पॉइंट सी के पीछे सी एफ के बीच में। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इस स्थिति पर, अब वक्रता केंद्र पर आ गए, हम भी वक्रता केंद्र पर आ गए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर आ गया तो सी पर आ गया तो सी पर आ गया। ठीक है, अब पहले वस्तु चलेगी, यानी कि हाथ वस्तु है तो सी एफ के बीच में, सी एफ के बीच में आ गया तो वहाँ पर लिख दिया, यू की जगह पर लिख दिया सी एफ के बीच में, यानी कि ये सी एफ के बीच में। तो जब सी एफ के बीच में वस्तु आ गई तो ये भी सी के पीछे हो गया तो भी सी के पीछे हो गया। ठीक है, जो पॉइंट हुआ। अब जब ये वस्तु एफ पर पहुंची, फोकस बिंदु पर पहुंची, तो यहाँ पर पहुंच के अनंत पर पहुंच गया, क्योंकि ये भी तो चलेगा, ये नहीं कि बीच की दिशा में चलेगा, नहीं, अनंत पर पहुंच गया तो यहाँ पर लिखा कि एफ पर है तो अनंत पर पहुंच गया। अब एफ और पी के बीच में पहुंचा तो दर्पण के पीछे पहुंच गया, एफ और पी के बीच दर्पण के पीछे पहुंच गया। तो इस तरह से चीजें बेटे काम करती है। ऐसा टेबल बना दोगे, वास्ते 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 दर्पण के पीछे आभासी, सीधा रटना नहीं है, चीजें क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा रेखा आवर्धन। तो रेखा आवर्धन में क्या हो गया, मैंने आपसे क्या कहा, प्रतिबिंब का, कि किसी वस्तु का जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो उसके आकार की तुलना में, उसकी हाइट की ओरिजिनल हाइट जितनी है उसकी तुलना में कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, उसे रेखा आवर्धन कहा जाता है। और अगर परिभाषा के रूप में कहें तो बिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार के अनुपात को या के अनुपात के बराबर रेखा आवर्धन होता है, या रेखा आवर्धन जो है प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब तथा बिंब के आकार के अनुपात को कहते हैं। कैसे भी कह सकता है परिभाषा को। तो चीजें ऐसे होगी, m इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन, एच टू मतलब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बोल देते हैं आप इसको, एच वन बिंब का आकार, बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब इमेज, m इक्वल टू माइनस के बी अपॉन यू में भी होता है। अब ध्यान रखना, दर्पण है का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब फोकस दूरी, f का मतलब u का मतलब वस्तु की दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, f का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। ठीक है, तो बेटे मैंने आपसे 4 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट, अगर आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, फिर समझाता हूं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमको v ज्ञात करना है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इन सब चीजें भी कराऊंगा आपको। दूसरा, अगर आपसे ये कहे कि प्रकृति मतलब नेचर, तो समझ जाना कि आपसे वो ये पूछ रहा है कि बेटे आभासी बनाना है या वास्तविक बनी है प्रतिबिंब, कैसा बना है, जो v बना है आभासी या वास्तविक, आपसे वो यहाँ पर ये पूछ रहा है। और अगर दर्पण आपका कैसा है, उत्तल है तो आभासी, अवतल है तो वास्तविक, लेकिन v को भी चेक कर लो, माइनस में आ गया तो वास्तविक, प्लस में आ गया तो आभासी। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने कहा आपसे प्रतिबिंब का आकार पूछेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे आप बोलते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कहेगा, आकार कह देगा, प्रतिबिंब का आकार। तो समझ जाना कि सर ये हाइट की बात कर रहा है, रेखा आवर्धन में हमने पढ़ा है, यानी कि S2 की बात कर रहा है, तो वो ज्ञात करना है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपसे कहा चौथी चीज़ में आपसे पूछेगा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का मतलब m पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन इन चारों में से कोई सी 3 चीजें पूछता है। अब रेखा आवर्धन आप समझ जाएंगे कि ठीक है, अगर रेखा आवर्धन में और वास्तविक में आपको संबंध बताया है कि रेखा आवर्धन अगर v का आंसर माइनस में है, m का आंसर प्लस में आएगा तो फिर प्लस को देकर आप प्रकृति बताओगे, और अगर v का आंसर प्लस में है, m का आंसर माइनस में आएगा तो फिर माइनस के बेस पर आप प्रकृति बताओगे। तो ये बात ध्यान रखना, इन चारों में से कोई से भी 3 पॉइंट आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। तो ये चीजें जो है आपकी कॉन्सेप्ट में आती है।
अब इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताना कि सर ये वाला टॉपिक को आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए कि सर टेबल हो गई या नियम हो गए, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है बेटे, अब आगे वाले टॉपिक पर बात करते हैं। अब तक हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से हमने टॉपिक स्टार्ट किया कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद ये बताया कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, साथ में प्रकाश किन किन रूप में होता है, कण तरंग के रूप में होता है। जब प्रकाश कण और तरंग के रूप में है तभी तो प्रकाश का अपवर्तन पड़ा। मैंने आपसे बता दिया तरंग का उदाहरण है कि अगर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हो रहा है वो तभी संभव है जब प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करे, तरंग की तरह व्यवहार करे। और प्रकाश सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का बनना इस बात का उदाहरण है कि प्रकाश जो ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये माना जाता है कि प्रकाश तरंग की तरह भी है। जब प्रकाश तरंग की तरह है तो इसलिए प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ना कि परावर्तन हुआ। परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन इसके बाद पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमने पढ़ा दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में आपसे क्या बताया कि दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब की छवि बना, वस्तु की छवि बनाती है। छवि मतलब प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, दर्पण हो गया। कितने टाइप का होता है, मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है, तीन टाइप का, सॉरी समतल दर्पण भी होता है इसमें। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण का मैंने आपसे क्या बताया कि गोले दर्पण का भाग होता है। गोले दर्पण का भाग का मतलब क्या होगा, अगर आप किसी गोले पृष्ठ को 2 भाग में कट कर देंगे तो जो भाग अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होगा वो आपका अवतल, जो बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ होगा वो आपका उत्तल। अवतल में बाहर पॉलिश होती है, उत्तल में अंदर की तरफ पॉलिश हुई होती है। उदाहरण मैंने आपको दिया चम्मच में, उदाहरण दे दिया था। दूसरा आपको ध्यान में आपसे ये भी कहा था कि दर्पण का अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि वास्तविक दर्पण, प्राकृतिक दर्पण का उदाहरण दीजिए, तो प्राकृतिक दर्पण का उदाहरण होता है शीशा, सॉरी पानी की सतह, लेयर, पानी की परत, जिस पर आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वो आपका प्राकृतिक दर्पण हो गया। ठीक है, अब दर्पण वगैरह चम्मच मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए थे। चम्मच का सामने वाला पार्ट जो अंदर की तरफ को बेंट है, क्या हो गया, अवतल दर्पण, उल्टा कर दिया तो उत्तल दर्पण हो गया। दोनों चीजें होगी। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, मैंने आपसे कहा था कि अवतल है, अवगानी के वाला भाग अगर अवतल है आपका तो ये वाला प्रतिबिंब आपका कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। ठीक है, वास्तविक की पहचान क्या होती है, टॉप नीचे बॉटम ऊपर, यानी कि अगर पेन आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसका रियलिटी ऐसे होगी। ये आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद मैंने कहा उत्तल दर्पण आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी की पहचान क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब की पहचान होती है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि ये कैसा प्रतिबिंब बना देगा, आपका आभासी प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, ये चीज़ें थी आपके पास। और अगर उसके बाद दर्पण का सूत्र आपने पढ़ा कि दर्पण का सूत्र क्या आता है सर, 1/v + 1/u / f इक्वल टू फोकस दूरी। तो चीज़ इस तरीके से थी। और मैंने आपसे बताया कि अगर उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में आपसे u पूछे, f पूछे, v पूछे, r पूछे, कुछ भी पूछे, सबका आंसर आपको किस में लगाना है, माइनस में लगाना है। अवतल दर्पण में चिन्ह जो लेना नेगेटिव, जिसको आपने चिन्ह परिपाटी के रूप में पढ़ा। उसके बाद अगर ये बात चिन्ह की बात हम आभासी प्रतिबिंब करें, उत्तल वाले की बात करें, तो u v f r मैंने आपसे बताया था कि u को छोड़ दो, बाकी सबको प्लस में ले लेना। सीधी सी बात है, क्वेश्चन गलत, न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं। तीनों चीज़ें आपको क्लियर होगी, वास्तविक हो गया, आभासी हो गया। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर न्यूमेरिकल में तुमसे वो ये पूछ ले कि सर प्रतिबिंब की स्थिति, तो मतलब समझ आना कि v ज्ञात करना है। अगर तुमसे पूछ ले वस्तु की स्थिति, पूछ ले वस्तु की दूरी पूछ ले, तो भैया u ही तब u ज्ञात करना होता है। फोकस दूरी पूछ ले तब f ज्ञात करना होता है। वक्रता त्रिज्या पूछ ले तब r ज्ञात करना होता है। ये चीज़ें होती है। और मैंने कहा था चिन्ह का बहुत इंपॉर्टेंस है। रेखावधन पूछ रहा है तो रेखावधन भी पढ़ा हमने कि रेखावधन m ज्ञात करना होता है। रेखावधन का मतलब क्या होता है कि वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है। अगर न्यूमेरिकल में आपसे वो ये कह रहा है कि 2 गुना बड़ा बड़ा, 3 गुना बड़ा बन रहा है, तो समझ जाना कि m जो है वो गिवन है। चीज़ें ऐसे काम कर रही होती हैं। फिर हमने पढ़े प्रतिबिंब के नियम, कि नियम कैसे काम करते हैं, कि मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो क्या होगा, मुख्य फोकस बिंदु से होकर गई तो फोकस बिंदु से हो जाने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दूर पर जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद डिस्कस करने के साथ साथ हमने एक चीज़ और डिस्कस करी कि आपसे न्यूमेरिकल में 4 चीज़ें पूछेगा। पहले कौन सी पूछेगा, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करना है। फिर आपसे प्रकृति पूछ लेगा, फिर आपसे प्रतिबिंब का आकार भी पूछ लेगा, रेखा अवधि भी पूछ लेगा। तो चीज़ें जो है, और मैंने आपसे भी कहा कि 4 में से कोई से 3 चीज़ आपसे पूछता है। और आपको ये बात भी ध्यान रखना कि v को देखते हुए, अगर v के साथ साथ m भी दे रखा तो फिर m के आधार पर आपको प्रकृति बतानी होती है, आभासी या वास्तविक। और अगर m नहीं दे रखा, s2 दे रखा, तो फिर v के आधार पर ही बता देना, क्योंकि हाइट नेगेटिव में कभी आती नहीं। किसी की हाइट ये तो नहीं कि अगर 5 फुट का हो गया बाद में घटने के बाद 3.5 फुट का भी रह सकता है कि हाइट घटेगी, ऐसा तो संभव नहीं है। तो चीज़ें बेटे ऐसे काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये हो जाता है, यहाँ तक करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल की डिस्कस करनी होती है। अब पहले हम एक बार अपना जो अगला टॉपिक है उस पर, क्योंकि हमारा अभी दर्पण क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम करेंगे
कि सर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के नियम आपने समझा दी, अब यही नियम उत्तल दर्पण के लिए है। उसके साथ साथ हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है फिर लेंस, फिर होता है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद आपका अपवर्तन। अभी हमारे जो टॉपिक रह रहे हैं वो कौन कौन से रह रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन रह रहा है, जो हमें पढ़ना भी था, हमने परावर्तन पढ़ा था, ठीक है। दूसरा कौन सा रह रहा है? लेंस रह रहे हैं हमारे, ठीक है सर। तीसरा हमारा कौन सा रह रहा है? अपवर्तनांक रह रहा है, ठीक है। चौथा हमारे कौन से रह रहा है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के नियम कि कैसे काम करता है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो बेटे चीज़ें हमारी ये कौन सा चैप्टर में हमारा बचा हुआ है। अगर आप क्लास से अच्छे से करेंगे, अगर आप एक एक वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो आपको इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझा दे जाएंगे कि आपको दोबारा से एक बार क्लास देखने के बाद आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उस क्वेश्चन से आपको बाहर नहीं मिलेगा कि वो क्वेश्चन तो आने ही आने। क्लास प्रॉपर्ली करिए, जो नोट्स आपके पास उसकी स्टडी करिए, एक बार न्यूमेरिकल करके देखिए, चीज़ों को समझ के करिए, रटिए मत, याद मत करिए चीज़ों को। याद करके करोगे, याद करोगे, रटोगे तो चीज़ें एग्जाम में भूल जाओगे। समझ कर करोगे तो बिना रिलैक्स होकर जाओगे। देखो समझने में और याद करने में कितना डिफरेंस होता है। आप खड़े हो जाओ 1 मिनट, ठीक है, और खड़े होने के बाद एक बैग लेना, जो भी आपका कॉलेज बैग है पूरा भरा हुआ फिल हो किताबों का, उसको अपने सर पर रखना। जब आप उसको अपने सर पर रखोगे तो आपको एक बर्डन महसूस होगा। कितनी देर तक रख लोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। ऐसा बर्डन महसूस होता है जब चीज़ों को रटा जाता है, जब उनको रटते हो। और बैग उतार कर रख दो, बड़ा रिलैक्स महसूस दिया, आराम महसूस दे रहा, ऐसा महसूस होता है जब चीज़ों को समझा जाता है, जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अंतर हो जाता है समझने में और रटने में। हमें समझने पर फोकस करना है ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको ईजिली कर दें। ये ना करें कि भाई इसको रटेगा ये हम आप भूल गए, नहीं। परावर्तन आए, लेंस आए, प्रकृति आए, कैसा भी है कि हमें पता है कि ये बता रखा था, ऐसे ऐसे होता है, टिक लगाया, आंसर आ गया, 100% घर आकर चेक किया, यही था, जितने नंबर सोचे थे उतने नंबर। बेटा अगर आप मेरा अकॉर्डिंग बताए हुए काम करोगे तो ये रेट एक क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो आपको बताया जाएगा उससे बाहर भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 चैप्टर हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से करोगे। आप जो भी पढ़ कर जाओगे, जो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो भी एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको सिखा देंगे, तो बाहर कहाँ से आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन बैंक कराएंगे, अनसोल्व पेपर भी कराएंगे, आप कैसे पेपर को सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात है बाहर आने का कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ें ऐसे काम करते हैं कि अगर हम ये सब चीज़ें पढ़कर जा रहे हैं तो फिर पेपर कैसे भी एग्जाम में बनाए, हम क्वेश्चन घुमा कर भी आ गए तो अपनी समझ के आधार पर उसको कर देते हैं। तो चीज़ें ऐसे काम कर रही होती हैं। तो ये चीज़ हमारी होती है। तो बेटे आगे जब हमारी जो क्लासेस चलेंगी उस क्लास में हम ये वाला टॉपिक करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। परावर्तन पढ़ा था, अब है अपवर्तन, फिर लेंस हो गया, फिर अपवर्तनांक हो गया, उत्तल दर्पण के नियम पढ़ेंगे, फिर लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम करेंगे, और सबसे अंत में फिर हम अपना आंकिक प्रश्न करेंगे, जिसको आप बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये हमारा अभी इस चैप्टर में रह रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर जो चैप्टर आता है वो आता है मानव नेत्र का। मानव नेत्र के बाद जो कि आपका बहुत छोटा चैप्टर है, आपको पता है मानव नेत्र, तो मानव नेत्र पूछेगा, मानव नेत्र के दोष पूछेगा, साथ ही प्रिज्म वाला चैप्टर टॉपिक भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रिज्म वाला। तीसरे चैप्टर है आपका विद्युत वाला हो गया, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, विद्युत वाले में मानव नेत्र से कम आते हैं। मानव नेत्र में तो फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इसी का बेस है, और इसी के बेस पर प्रतिबिंब या वस्तु दूरी पूछ लेगा, नियम वही रहेंगे। विद्युत वाला चैप्टर आता है। चौथा आपका चुंबक वाला चैप्टर आता है। ये 4 चैप्टर आपको करने होते हैं, और इन्हीं 4 को हम अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर ना जाए। मानव नेत्र,
विद्युत और चुंबक, ये हमारा पोर्शन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू वेरी मच, और इसको रिवाइज करिए, इसको समझ के चलिए टॉपिक को। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।